Hello everybody, myself Vaishali Khurana and I welcome you all back to our essay foundation course. अभी तक की 3 क्लासेस में हमने एसे की एंट्री और एग्जिट को समझ लिया। यहाँ तक कि लास्ट सेशन दैट इज क्लास 3 में हमने लाइव प्रैक्टिस भी करी कि किस तरीके से इंट्रो और कंक्लूजन को लिखा जाता है। मैंने आपको लास्ट की 2 क्लासेस में रीयूजेबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में सोचना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स डायरेक्शन ही नहीं पकड़ पाते। एक बार आप सही डायरेक्शन पे चले गए उसके बाद आपकी राइटिंग को पॉलिश करना प्रैक्टिस के साथ आएगा। आज की बात करें दैट इज क्लास 4 की, तो आज हम ऐसे के हार्ट को सीखने वाले हैं, ऐसे के दिल को सीखने वाले हैं, जो कि है बॉडी पैराग्राफ 1। अगर हम एक जनरल ऐसे की बात करें तो ऐसे में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कि आप इंट्रो और कंक्लूजन को किस तरीके से लिख रहे हो, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। देन पार्ट 2 होता है कि आप बॉडी पैराग्राफ का जो बीच में पैराग्राफ्स आने हैं उसमें बॉडी पैराग्राफ में पैराग्राफ 1 किस तरीके से लिखते हो, और थर्ड पार्ट होता है कि आप बचे हुए 4 से 5 पैराग्राफ किस तरीके से लिखते हो। अब आप कहोगे कि बॉडी पैराग्राफ तो सभी सेम होने चाहिए थे। नहीं, बॉडी पैराग्राफ 1 जो है और सभी पैराग्राफ से अलग होने वाला है। और ट्रस्ट मी, अगर आपको फर्स्ट 2 पार्ट आ गए दैट इज इंट्रो, कंक्लूजन एंड बॉडी पैराग्राफ 1, तो ट्रस्ट मी 70% ऐसे आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि यही वो ऐसे के पार्ट है, इंट्रो, कंक्लूजन एंड बॉडी पैरा 1, जो एग्जामिनर को बताते हैं कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। क्योंकि जो आगे वाले बॉडी पैराग्राफ्स होने वाले हैं उसके लिए तो मैं आपको एग्जाम्पल, केस स्टडी, स्कीम्स, कोट सब प्रोवाइड करने वाली हूँ, लेकिन इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी पैरा 1 ये आपको सोचना होगा, और किस तरीके से सोचना होगा, जो फ्रेमवर्क मैं आपको प्रोवाइड करूंगी उसी तरीके से सोचना होगा जैसे मैंने आपको फ्रेमवर्क इंट्रो और कंक्लूजन का प्रोवाइड किया था। अब हम देखेंगे आज की बॉडी पैरा 1 किस तरीके से लिखा जाता है और इंट्रो और कंक्लूजन से ये कैसे अलग है। अगर हम बॉडी पैराग्राफ 1 की बात करें तो बॉडी पैराग्राफ 1 कोई डेफिनेशन वाला पैराग्राफ नहीं होता, ये अंडरस्टैंडिंग पैराग्राफ होता है। इसमें आप टॉपिक को तोड़ देते हो, उनके बीच में जो टर्म्स हैं उनमें आपस में रिलेशन समझते हो और उसके इम्पैक्ट को समझते हो, और ये तीनों समझने के बाद उनके टर्म्स, उनके रिलेशन और उनके इम्पैक्ट, तभी आप बॉडी पैराग्राफ 1 को लिखते हो। क्लियर? बिगेस्ट मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं ना, वो होता है कि जैसे ही टॉपिक को देखा और लिखना स्टार्ट, एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आप रिपीटेशन करते हो और कोई वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता आपके एसे का। इसीलिए टेक्निक होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमने इंट्रो और कंक्लूजन में टेक्निक को यूज़ किया, इसमें भी हम टेक्निक को यूज़ करेंगे। सो आज हम समझते हैं कि बॉडी पैराग्राफ 1 को लिखने की क्या टेक्निक होती है, आपको किस तरीके से सोचना है, और बॉडी पैरा 1 में आपको क्या लिखना है। आज की क्लास में मैं आपको एक थिंकिंग मेथड सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको बॉडी पैराग्राफ 1 के बारे में सोचना है। मैं कोई आपको रट्टा नहीं मनवा रही, मैं आपको सोचना सिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से सोचना है व्हाइल राइटिंग दी बॉडी पैराग्राफ 1। अब सबसे पहले हम देखें कि आज हम क्या कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया जो अटेंशन ग्रैब करता है, कंक्लूजन लीव करता है इंप्रेशन को, बट आज हम बॉडी पैराग्राफ 1 सीखने वाले हैं जो हमें दिखाएगा अंडरस्टैंडिंग के बारे में। वो बताएगा कि आप रैंडमली नहीं लिख रहे हो, आपको टॉपिक के कीवर्ड्स और उनके बीच का रिलेशन समझ आ चुका है, राइट? उसके बाद अब जो मैं आपको टेक्निक सिखाने वाली हूँ बॉडी पैराग्राफ 1 को लिखने के लिए, ये आपके सामने है स्क्रीन पे। अभी आपको स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने हैं, कुछ नहीं नोट करना है। जस्ट इस वीडियो को जब आप पहली बार देख रहे हो अटेंटिवली सुनो, और उसके बाद सेकंड गो में आप इसे 2x पर देख सकते हो, और तब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। और यहाँ तक कि आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में चेक कर सकते हो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक, जहाँ पर आपको ये PDF असेस करा दी जाएगी। ओके, तो अभी आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए समझने में कि हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है व्हाइल राइटिंग दी बॉडी पैराग्राफ 1। इस टेक्निक को बोलते हैं 5W एंड H। आपको बेसिकली जब भी कोई टॉपिक मिलेगा, आपको उस टॉपिक को देखते ही क्या करना है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पॉसिबल हैं उसे बना देना है। अब आप कहोगे मैम क्या बोल रही है, डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, और इवन आपको एक एग्जांपल लेकर भी दिखाऊंगी ऐसे टॉपिक का जिसका आप इंट्रो और कंक्लूजन लिख चुके हो। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप बॉडी पैरा 1 लिखोगे। हमें लिखने से पहले ऐसे हमें अपने आप से 5 क्वेश्चन पूछने। वाइल राइटिंग दी बॉडी पैराग्राफ 1 आपको उसी टॉपिक में से 5 क्वेश्चन पूछने हैं, और वो क्या होने वाले हैं, 5W। 5 तो W होंगे और एक
एच होगा। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं कि टॉपिक में से क्या बन रहे हैं। पहले क्या है व्हाट, पहला W क्या है व्हाट। आपको देखना है कि क्या की टर्म है टॉपिक में, उनको सर्कल कर लेना है। मान लो कि 2 की टर्म है टॉपिक में, आपको उन दोनों को सर्कल कर लेना है और आपको खुद से पूछना है इन टर्म्स का मतलब क्या है। पहला W क्लियर हो गया। व्हाट आपको पूछना है ये टर्म्स क्या हैं। फिर जो 2 या 3 जितनी भी टर्म कीवर्ड्स हैं आपके टॉपिक में, उनके बीच का क्या कोई रिलेशन है। वाई इन तीनों टर्म्स को एक साथ टॉपिक में क्यों लिखा गया है, आपस में इनका क्या कोरिलेशन है, आपको अपने आप से ये पूछना है। देन जब आपका सेकंड W भी क्लियर हो जाएगा, आप थर्ड W पे आओगे कि हु, इस टॉपिक की वजह से, इस कोरिलेशन की वजह से किसको अफेक्ट हो रहा है सोसाइटी में, हु इज गेटिंग अफेक्टेड, आपको अपने आप से ये पूछना है। देन फोर्थ W पे आप आओगे व्हेन, कि ये जो हम इशू की बात कर रहे हैं टॉपिक में, ये जो की टर्म्स की बात कर रहे हैं हम टॉपिक में, ये कब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, व्हेन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, आपको अपने आप से ये पूछना है। देन फिफ्थ W पे आएंगे वेयर, ये जो टॉपिक में बात हो रही है ये कहाँ पर देखने को मिलती है, कहाँ पर विटनेस करने को मिलती है, वेयर देखेंगे। और देन हम लास्ट में लास्ट H पे आएंगे अपने हाउ, किस तरीके से ये टर्म रिलेटेड है, हम ये पूछेंगे। अगर आपने कोई भी टॉपिक उठाया और उसमें से आपने ये 6 क्वेश्चन निकाल लिए, तो समझो आपका बॉडी पैरा 1 रेडी है। एम आई क्लियर। आपको जो है ये सभी क्वेश्चन, हो सकता है कुछ टॉपिक हो जिसमें ये सभी क्वेश्चन ना बन पाए, लेकिन 3 से 4 तो हर टॉपिक में बनेंगे ही बनेंगे। आपको मैक्सिमम 3 से 4 टॉपिक्स उठा लेने हैं, क्वेश्चंस उठा लेने हैं। व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ में से कितने 4 क्वेश्चन पॉसिबल हैं, जो भी 4 क्वेश्चन पॉसिबल होंगे आपके टॉपिक के बेसिस पे आपको वो बना लेने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्लैरिटी बिल्ड करेगा। जब आपके क्वेश्चन रेडी होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग क्या करेगा, उन क्वेश्चंस का आंसर देगा, और जो उन क्वेश्चंस का आंसर होने वाला है वही बॉडी पैरा 1 होने वाला है, क्योंकि ये क्लैरिटी और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा आपको। ओके, तो बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या क्या होना चाहिए, की टर्म्स होनी चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए उन की टर्म्स के बीच में, और आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये दिखाए कि आपको टॉपिक इतना ज़्यादा डिटेल में समझ आ गया है कि आप एक एक कीवर्ड और उसके बीच का रिलेशन समझा पा रहे हो, और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहीं सर आ जाएगी। तो बॉडी पैरा 1 जो है वो कोई स्टोरी टेलिंग या फिर कोई एग्जाम्पल नहीं है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है। अब इंट्रो से ये किस तरीके से अलग है, अगर आपको याद हो तो इंट्रो में हमने क्या फ्रेमवर्क यूज किया था, एनेक्डोट, प्रॉब्लम, कोर इशू एंड द टॉपिक एज द लास्ट लाइन। वहां पे हमने दिखाया था कि ये टॉपिक पढ़ते ही हमें क्या याद आता है, सोसाइटी का कोई लाइव एग्जांपल, रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या याद आता है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल रहा था कि आपको ये इशू के बारे में पता है कि ये सोसाइटी में कहाँ पर हो रहा है। लेकिन बॉडी पैराग्राफ 1 में हम एग्जामिनर को ये दिखाने वाले हैं कि हमें टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ आ गया है, हम उसके कीवर्ड्स को पिक भी कर पा रहे हैं और उसके रिलेशनशिप को भी बिल्ड कर पा रहे हैं। इसीलिए इसको अंडरस्टैंडिंग पैराग्राफ बोला जाता है। इसमें आप कोई स्कीम, कोई डेटा और कोई एग्जाम्पल नहीं लिखोगे। जो सारे स्कीम, डेटा, कोटेशन, केस स्टडीज हैं वो बॉडी पैराग्राफ 2 से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ना ही हमें इंट्रो में लिखनी है, ना ही हमें कंक्लूजन में, और ना ही बॉडी पैराग्राफ 1 में। एम आई क्लियर? सो अब हम देखते हैं, एक टॉपिक उठाएंगे और उसका बॉडी पैराग्राफ 1 लिखने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये टेक्निक किस तरीके से इंप्लीमेंट करी जाती है। अब हम देखें, जो हमने एग्जाम्पल टॉपिक उठाया है, आपको याद होगा क्लास 3 में हमने इसकी प्रैक्टिस करी थी, इंट्रो और कंक्लूजन लिखने की। और अब हम क्या करने वाले हैं, आज इसका बॉडी पैरा 1 लिखने वाले हैं यूजिंग द सेम टेक्निक जो मैंने अभी आपको समझाई है, दैट इज 5W एंड H टेक्निक। क्या है? वेल्थ इज ऑफ नो यूज विदाउट द हेल्थ। स्वास्थ्य के बिना धन का जो है कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। लेट अस अप्लाई दी 5 क्वेश्चन थिंकिंग मेथड। अब हम कौन सा मेथड लगाने वाले हैं बॉडी पैराग्राफ 1 में? 5 क्वेश्चन थिंकिंग मेथड। और आपको जब भी ऐसे लिखना है, आपको ये सेम टेक्निक यूज करनी है व्हाइल राइटिंग दी बॉडी पैराग्राफ 1।
अब 5 क्वेश्चन मेथड जब हम लगाएंगे किसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, दैट इज वेल्थ इज ऑफ नो यूज विदाउट दी हेल्थ। सो या 5 क्वेश्चन मेथड लगाएंगे। सबसे पहला मैंने आपको W क्या बोला था, व्हाट। अब वेल्थ इज ऑफ नो यूज विदाउट दी हेल्थ, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कौन कौन सी की टर्म है, मेन वर्ड है, एक है वेल्थ और दूसरा है हेल्थ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट आर दी की टर्म्स, व्हाट आर दी की टर्म्स इन दिस टॉपिक। तो यहाँ पर हेल्थ की टर्म है और वेल्थ की टर्म है। ओके, वेल्थ क्या होता है, व्हाट आर दी की टर्म्स हमें बताना है, डेफिनेशन बतानी है। तो वेल्थ मनी है, रिसोर्सेज है और कंफर्ट है। हेल्थ क्या है, हेल्थ फिजिकल और मेंटल वेलबींग है, और दोनों की दोनों जो है बहुत असेंशियल है किसी भी ह्यूमन लाइफ के लिए भी। हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है और वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला वर्ड हमारा क्लियर हो गया। अब हम दूसरे W पे जाते हैं, दैट इज वाई। अब हम कह रहे हैं क्यों, इन टर्म्स के बीच में क्यों रिलेशनशिप, क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो क्यों करता है, वाई। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि वेल्थ जो है हेल्प करता है असेस करने में हेल्थ केयर। अब वेल्थ कैसे हेल्प करेगा, अगर हमारे पास वेल्थ है तो हम हेल्थ केयर को असेस कर सकते हैं, हम इजीली हॉस्पिटल जा सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अच्छा पानी अवेलेबल करा सकते हैं, अपने लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास वेल्थ है। फिर मैंने बताया कि हेल्थ है तो हेल्थ से क्या होगा, वेल्थ और हेल्थ का रिलेशनशिप तो हमने बता दिया, लेकिन हमें दोनों कीवर्ड्स का रिलेशनशिप बताना है। तो फिर मैंने कहा हेल्दी पीपल जो है वो क्या कर सकते हैं, कोई हेल्दी होगा तभी वो घर से बाहर निकलेगा, पैसे कमा पाएगा और वेल्थ को सस्टेन कर पाएगा। अगर कोई बीमार है तो वो नहीं जा पाएगा बाहर कमाने के लिए, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट चलेगा, कोई बेड रेस्ट पे होगा। अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो वेल्थ भी एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा। तो हमने वेल्थ और हेल्थ का आपस में कोरिलेशन देखा कि दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर वेल्थ है तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि मैं अपना इलाज करा पाऊंगी, और अगर हेल्थ है तभी मैं जो है बाहर निकलकर पैसा कमा पाऊंगी और मेरी वेल्थ बन पाएगी। तो देख लिया हमने कि व्हाट का क्वेश्चन क्या बन रहे हैं इस टॉपिक में और वाई का क्या रिलेशनशिप बन रहा है दोनों की टर्म्स में। अब अगर हम थर्ड W पे जाएं, हु मतलब कि किसको इफेक्ट पड़ रहा है, who is getting affected by these key terms by this relation। इस रिलेशनशिप की वजह से कौन ऐसे लोग हैं who जो अफेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने कहा पुअर को क्या होता है, पुअर को लैक ऑफ हेल्थ केयर मिलता है। जो पुअर है उनको इफेक्ट होगा क्या, क्योंकि अगर उनके पास वेल्थ नहीं है तो वो हेल्थ केयर को भी असेस नहीं कर पाएंगे। और अगर रिच की बात करें तो रिच को भी अफेक्ट होता है। क्यों, रिच को कैसे इफेक्ट होता है, उसको लाइफस्टाइल डिसीजेज हो जाती हैं। लाइक अब रिच के पास क्या है, बहुत सी फैसिलिटी है, वो मेहनत ही नहीं कर रहा, बैठे बैठे क्या हो रहा है, उसका शरीर मोटा होता जा रहा है, ओबेसिटी हो जाती है। इंडिया में ओबेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर क्या होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ पुअर को ही बीमारियां होंगी, रिच को लाइफस्टाइल डिसीजेज होगी, क्योंकि उसके पास इतना कंफर्ट है कि अब वो सैर नहीं करता, वो चलता नहीं है, घर बैठे बैठे बेड पे खाए जा रहा है और मूव नहीं कर रहा, उसको ओबेसिटी हो रही है। शुगर की कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है, उसको शुगर हो रही है। तो लाइफस्टाइल डिसीजेज जो है रिच को होने लग जाती है और एज ए रिजल्ट सोसाइटी को अफेक्ट होता है, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है उस पर अफेक्ट पड़ने लग जाता है। तो एज ए रिजल्ट पुअर और रिच दोनों को अफेक्ट पड़ रहा है इसको रिलेशनशिप की वजह से। तो अभी तक हमने क्या देखा, व्हाट, व्हाई एंड हु देखा। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। व्हेन, अब बात है व्हेन, ये जो रिलेशन है ये कब रिलेवेंट हो जाता है, कब जो है ये रिलेशनशिप हमें अफेक्ट करता है सोसाइटी में, जब लोग बीमार होते हैं, जब पेंडेमिक आता है, जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या ओल्ड एज में ये जो हेल्थ और वेल्थ का रिलेशनशिप है ये अफेक्ट करने लग जाता है और रियलिटी जो है ज़्यादा विजिबल होने लग जाती है। ये तभी विजिबल होगी, लाइक कोविड के टाइम में हमने देखा था कि कोविड की वजह से जिनके पास वेल्थ थी वो भी अपने डियर वंस को नहीं बचा पाए। तो पेंडेमिक के टाइम में, बीमारी के टाइम में या ओल्ड एज के टाइम में ये रिलेशनशिप ज़्यादा विजिबल होने लग जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ। W's 5 W's हो गए। हाउ, किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है। जब आप अपने आप से पूछोगे हाउ इट इम्पैक्ट, तो आपका दिमाग खुद आंसर देगा कि बैड हेल्थ की वजह से इनकम लॉस हो जाएगा और नो वेल्थ की वजह से
ट्रीटमेंट जो है मुश्किल हो जाएगा और साइकिल ऑफ सफरिंग शुरू हो जाएगी। हेल्थ नहीं है, वेल्थ नहीं है, वेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है, और ये एक लूप बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगी जिसमें आप फंस जाओगे। तो हमने क्या किया, अभी हमने बॉडी पैराग्राफ नहीं लिखा, हमने जस्ट क्या किया, क्वेश्चन को, जो हमारा टॉपिक था उसको क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसीलिए इसको बोलते हैं 5 क्वेश्चन थिंकिंग मेथड। आपको टॉपिक उठाना है और आपको 5W और H उस टॉपिक में से सोच लेने हैं। आपको इस तरीके से वहाँ पर बॉडी पैरा नहीं लिखना, आपको फ्लो में लिखना है। लेकिन बॉडी पैरा लिखने से पहले आपको अपने आप को 2 to 3 मिनट्स देने हैं, और इन 2 to 3 मिनट्स में आप क्या करने वाले हो, इन क्वेश्चंस को फ्रेम करने वाले हो। जब आपने क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया, इसके जो आंसर होंगे आपको बहुत अच्छे से आंसर निकाल के इन क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से आपस में कनेक्ट कर देना है। मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन, सभी 5 क्वेश्चन को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 to 4 क्वेश्चन को भी कनेक्ट कर दोगे, इनके जो आंसर होंगे, तो आपके आंखों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत बॉडी पैरा 1 निकल कर आएगा। आई होप अब आपको फ्रेमवर्क समझ आ गया होगा, ये मेथड समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सोचना है कि बॉडी पैरा 1 किस तरीके से लिखा जाए। इंट्रो में हमने एनेक्डोट दिया था, इसमें हम एनेक्डोट नहीं देने वाले हैं। बिल्कुल भूल कर भी आपको इसमें एनेक्डोट नहीं देना है, ना आपको प्रॉब्लम डिस्कस करनी है इंट्रो की तरह। रेदर आपको इन 5 में से जो क्वेश्चन पॉसिबल हैं टॉपिक में, आपको उनके जवाब देने हैं। दैट इज 5W and H टेक्निक। एम आई क्लियर टिल नाउ? अब ये देखो, मैंने यही 5 क्वेश्चंस क्या करिए, कंबाइन कर दिए, और एज ए रिजल्ट मेरे पास ये क्या हो गया, बॉडी पैरा 1 रेडी हो गया। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से काम हुआ। मैंने इस टॉपिक के लिए वर्ड क्वेश्चन क्या यूज किया, व्हाट डू वेल्थ एंड हेल्थ मीन्स, व्हाट इज देयर बेसिक रिलेशनशिप। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या वर्ड बनाया कि वेल्थ और हेल्थ का क्या मतलब है और उनका बेसिक रिलेशन क्या है, व्हाट। तो मैंने जो लाइन यूज करी, वेल्थ एंड हेल्थ आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलबींग। मैंने जो है दोनों टर्म्स को एक साथ डिफाइन कर दिया, और ये जो है हमारी क्या बन गई, फाउंडेशन लाइन बन गई कि वेल्थ एंड हेल्थ आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलबींग, कि ह्यूमन वेलबींग के लिए हमें वेल्थ भी चाहिए और हमें हेल्थ भी चाहिए है। तो व्हाट पार्ट हमारा क्या हो गया, ऑलरेडी क्लियर हो गया। देन व्हाई क्वेश्चन को यूज किया गया कि क्यों वेल्थ और हेल्थ जो है इंटरकनेक्टेड हैं, और मैंने क्या लिखा, वेल्थ जो है इनेबल करता है न्यूट्रिशन को, ट्रीटमेंट को और सिक्योर लिविंग को, कि अगर हमारे पास वेल्थ होगी तभी न्यूट्रिशन होगा, तभी हेल्थ होगी, तभी ट्रीटमेंट करा पाएंगे। वाइल गुड हेल्थ अलाउ इंडिविजुअल टू वर्क प्रोडक्टिवली, और अगर हेल्थ अच्छी है तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो वेल्थ है तो हेल्थ है, हेल्थ है तो वेल्थ है, दोनों का कोरिलेशन मैंने एक दूसरे के साथ दिखाया कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, रिलेशनशिप का मैंने रीजन दिखाया कि वेल्थ जो है हेल्थ को सपोर्ट करता है, और जो हेल्थ है इन रिटर्न वेल्थ को सपोर्ट करती है। फिर यहाँ पे मैंने ह्यू पूछा कि कौन अफेक्ट हो रहा है, मैनी पीपल कंटिन्यू टू सफ़र। मैंने कहा बहुत से लोग सफ़र करते हैं इलनेस की वजह से, डिस्पाइट राइजिंग इनकम, इनकम होने के बाद भी बहुत लोगों को सफ़र करना पड़ता है। तो मैंने हु का आंसर दे दिया कि किसको अफेक्ट हो रहा है। मैंने सोसाइटी पे अपना फोकस शिफ्ट कर दिया कि सोसाइटी में बहुत से लोगों को सफ़र करना पड़ता है। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने उठाया, हाउ को उठाया, दैट इज हाउ डज पुअर हेल्थ अफेक्ट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। पुअर हेल्थ जो है प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है और वीक कर देती है ह्यूमन के पोटेंशियल को। तो ये मैंने हाउ का एग्जांपल दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया कॉन्सिक्वेंस को, और कनेक्ट कर दिया हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ। अब जब मैं इन सभी को जोड़ूंगी, इन सभी क्वेश्चंस को, तो मेरे पास क्या आएगा, ये इंट्रो तैयार हो जाएगा। वेल्थ एंड हेल्थ आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलबींग, वेल्थ इनेबल एक्सेस टू न्यूट्रिशन। यहाँ पे मैं कोरिलेशन समझा रही हूँ, यहाँ पे मैंने व्हाट समझाया, यहाँ पर मैं कोरिलेशन समझा रही हूँ कि वेल्थ जो है असेस देता है हमें न्यूट्रिशन का, ट्रीटमेंट का और सिक्योर लिविंग कंडीशन का। अब मैं बता रही हूँ कि हेल्थ क्या करता है। वाइल गुड हेल्थ अलाउ इंडिविजुअल टू वर्क प्रोडक्टिवली एंड जनरेट इनकम। तो ये 2 लाइन में हमने क्या किया, कोरिलेशन को समझाया। Then, however, the challenge arises when the economic growth does not ensure good health for
और मैनी पीपल कंटिन्यू टू सफ़र फ्रॉम इलनेस डिस्पाइट राइजिंग इनकम। यहाँ पर मैंने क्या बता दिया, कौन कौन अफेक्टेड हो रहा है इसकी वजह से, हु, मैनी पीपल, सोसाइटी में बहुत से लोगों को इसकी वजह से सफ़र करना पड़ता है। पुअर हेल्थ जो है प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है और ह्यूमन पोटेंशियल को कम कर देता है। यहाँ पर मैंने हाउ समझाया, किस तरीके से इसकी वजह से हमें इम्पैक्ट बढ़ता है, और मैंने क्या लास्ट में बोल दिया, दस वेल्थ जो है गेन्स रियल मीनिंग ओनली व्हेन सपोर्टेड बाय गुड हेल्थ। जो कोर इशू है हमारे ऐसे का, उसको दोबारा से एग्जामिनर को याद दिला दिया कि वेल्थ जो है कोई यूज़ की नहीं है अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है। एम आई क्लियर? ये मेथड आपको समझ आया, 5W&H मेथड? नो डाउट एक ही दिन में आपको क्लियर नहीं हो जाएगा, लेकिन जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जब हम सीख जाएंगे और हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर इंट्रो के फ्रेमवर्क को, कंक्लूजन के फ्रेमवर्क को और बॉडी पैराग्राफ 1 के 5 क्वेश्चन टेक्निक को बार बार अप्लाई करेंगे, तो आई एम श्योर कि आपको लिखना आ जाएगा। अभी आपको बस जो इतना इंश्योर करना है कि क्या आपको ये टेक्निक समझ आई है। अभी आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि अगर मैम मुझे टॉपिक देगी तो क्या मैं लिख पाऊंगा। हो सकता है आप पहली बारी में नहीं लिख पाओ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि क्या आपको ये टेक्निक समझ आई है, किस तरीके से आपको सोचना है, क्या वो डायरेक्शन आपको समझ आई है। अगर वो आ गई है पहली बार ये वीडियो देखने के बाद, ट्रस्ट मी आप बहुत से एस्पिरेंट से और आगे ऑलरेडी जा चुके हो, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट्स ऐसे नहीं तैयार करके जाते, ये टेक्निक्स को समझकर नहीं जाते, उनको लगता है कि वहीं पर टॉपिक को देखेंगे, जो मन में आएगा लिख देंगे, स्कीम्स लिख देंगे, डेटा लिख देंगे। ट्रस्ट मी उनको नंबर नहीं मिलने वाले हैं जब तक वो ये टेक्निक्स को यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ 1 के बाद हमारे पास अभी 4 से 5 पैराग्राफ्स पड़े हैं जिसमें हम स्कीम, केस स्टडी, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, रिकमेंडेशन, कोटेशन सब कुछ लिखने वाले हैं। जो आपको अलग बनाएगा दूसरे एस्पिरेंट से वो है आपके इंट्रो का फ्रेमवर्क, कंक्लूजन का फ्रेमवर्क और बॉडी पैराग्राफ 1 की ये टेक्निक, जिसमें एग्जामिनर को पता चल रहा है कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई सब कुछ सोच पा रहे हो, हर चीज आप रिलेट एक दूसरे के साथ कर पा रहे हो और आप इस टॉपिक को डेप्थ में समझ पा रहे हो। तो ये आज हमने एग्जाम्पल लिया कि किस तरीके से हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। हमने लास्ट में क्या करा, आंसर को सेपरेटली नहीं लिखना है, वही मैंने आपको बताया, फ्लो क्रिएट कर देना है। क्वेश्चन आपने दिमाग में अलग अलग सोचना है, लेकिन वहाँ पे आपको नहीं लिखना कि व्हाट क्या है, वाई क्या है, हु क्या है। आपको सबको एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस फ्लो में जोड़ देना है, जो कि आपका नेचुरल पैराग्राफ बन जाएगा, दैट इज बॉडी पैराग्राफ 1। अब आपको क्या नहीं करना है, गोल्डन रूल कि आपको बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या नहीं करना है, क्या करना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या नहीं करना है। आपको कोई एग्जाम्पल नहीं लिखने, आपको कोई डेटा नहीं देना है। आगे के पैराग्राफ्स में हम डेटा लिखेंगे, इस पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में आपको कोई डेटा नहीं लिखना, कोई स्कीम नहीं लिखनी है, कोई नरेटिव स्टोरी, कोई एनेक्डोट नहीं लिखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है कि आपको टॉपिक इतना ज़्यादा समझ आ गया है कि आप टॉपिक का हु, वाई, व्हाट, हाउ सब कुछ लिख सकते हो। एम आई क्लियर? ओनली अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बस आपको बस इतना दिखाना है कि आपको टॉपिक बहुत ज़्यादा समझ आ गया है और टॉपिक के बारे में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है। प्रैक्टिस इंस्ट्रक्शन है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आप ऐसे फाइनल डे पे, मेंस के डे पर लिख पाओगे। आपको जब क्या करना है, कोई भी टॉपिक देखना है, सीधा लिखना शुरू नहीं करना है। आपको अपने आप से यही 5 क्वेश्चन पूछने हैं, दैट इज 5W और H ये क्वेश्चन पूछने हैं और अंडरस्टैंड करना है इनका आपस में रिलेशनशिप। जब आप ये समझ जाओगे तभी आपको पैराग्राफ लिखना है। सीधा पैराग्राफ लिखना स्टार्ट नहीं करना, पहले टॉपिक को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, 5 क्वेश्चन में जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए, एंड देन उसके आंसर ही आपको पैराग्राफ दे देंगे। एंड हर टॉपिक के लिए हम इसी टेक्निक को रिपीट करने वाले हैं और आप देखोगे सेम हमें कितना खूबसूरती के साथ सेम टेक्निक यूज करके अलग अलग बॉडी पैराग्राफ 1 हमें मिलते चले जाएंगे। अब आपका होमवर्क है, ये टॉपिक दे रही हूँ, इसका आपको इंट्रो लिखना है, जिसका फ्रेमवर्क मैं आपको ऑलरेडी क्लास 2 एंड क्लास
3 में समझा चुकी हूँ। कंक्लूजन लिखना है, जो भी हम फ्रेमवर्क ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। देन आपको ओनली बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना है, जिसका टेक्निक हमने आज देखा, दैट इज क्वेश्चन मेथड, 5 क्वेश्चन मेथड टेक्निक। और टॉपिक है कि टेक्नोलॉजी जो है क्या है, डबल एज स्वॉर्ड है। तकनीक एक दोधारी तलवार है कि इसके प्रोज भी हैं और इसके कॉन्स भी हैं, राइट। इसको आपको सबमिट करना है व्हाट्सएप नंबर 9053215377 पे, या आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन पे भी मुझे आंसर सबमिट कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू विद द फीडबैक कि आप कितना अच्छे से सोच पा रहे हो और आप किस डायरेक्शन में इसे बेटर कर सकते हो। सो आई वुड से कि आप इसे ज़रूर लिखना, इसे इग्नोर मत करना। अभी आपको लग सकता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, बट अगर आपने मेरे साथ साथ इस क्लास को फॉलो किया और जब हमारा एसए कोर्स ख़त्म होगा, आप ट्रस्ट मी, आपका खुद मैसेज आएगा कि मैम थैंक यू सो मच, अगर आपने ये कोर्स नहीं कराया होता तो हमें हमेशा एसए जो है मुश्किल लगता रहता। सो लिखो, सुधारो और बेहतर बनो, यही हमारे इस पूरे कोर्स का मोटिव है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पैराग्राफ 1 के बाद दूसरे पैराग्राफ्स को किस तरीके से लिखा जाता है, जिसमें हम अलग अलग डायमेंशंस को कवर करेंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एथिकल, एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे। बहुत से एस्पिरेंट्स जो हैं डेस्परेटली वेट कर रहे होंगे कि मैम हर बारी कह देती है इसमें स्कीम नहीं लिखनी, डेटा नहीं लिखना, केस स्टडी नहीं लिखनी, एग्जाम्पल नहीं लिखना। तो आखिर हम ऐसे में एग्जाम्पल, केस स्टडी, रिकमेंडेशन, कोटेशंस, गवर्नमेंट की स्कीम्स के नाम कब लिखेंगे? बॉडी पैराग्राफ 1 के बाद। अब जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, स्कीम, कोटेशंस लिखना, एग्जाम्पल्स लिखना, अब वो हम शुरू करेंगे। किस तरीके से लिखेंगे और हर थीम का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, आपको बस वो पढ़ के चले जाना है। बॉडी पैराग्राफ 2 के बाद आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका सफिशिएंट डाटा मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। लेकिन जो टेक्निक्स आपको सीखनी है वो इंट्रो की, कंक्लूजन की और बॉडी पैराग्राफ 1 की हैं। तो हम सॉल्यूशन, एविडेंस सब कुछ देखेंगे। तो जहाँ पे ऐसे जो है हमारा मैच्योर हो जाएगा जब हम आगे के पैराग्राफ्स को कवर करना सीख जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। ऐसे राइटिंग मुश्किल नहीं है, आसान है, बस एक ही स्टार है कि आप लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।